स्वागत है एक बार फिर आपका क्या स्वाद है चुनाव का कार्यक्रम में। चूँकि टिकट की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है और इसके बाद आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे हैं। जानेंगे आज इनसे कि किस प्रकार से क्षेत्र की जनता के बीच में इनका उम्मीदवार पहुंचेगा, संगठन की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी और किस प्रकार ये समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के मुकाबले एक बार फिर सत्ता में पुनः वापसी के लिए तैयार हैं। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सौरभ जी। ये बताइए, क्या लग रहा है आपको, पिछली बार आप न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, इस मुद्दे के साथ आए थे आप यूपी की सत्ता में, अब किस मुद्दे के साथ जाना चाहते हैं? अब मुद्दा एक ही है, हमने जो काम किया है, जो विकास किया है, जो जनता का विश्वास जीता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और उससे भी आगे जा कर के जो सबका प्रयास, इन्हीं बातों को लेकर के जनता के बीच हम जाने वाले हैं। बहुत बड़ी बात कही आपने। सबसे पहले आपने कहा था सबका साथ और सबका विकास। सत्ता में आए मोदी जी कहने लगे सबका विश्वास। एक कदम आगे क्यों बढ़ना पड़ा आपको? अब एक गीत है, जागृत जनता के केंद्रों से होगा समग्र विकास। जब तक जनता नहीं जागेगी, जब तक उठ करके आएगी नहीं, तब तक सही मायने में विकास होगा नहीं। आम आदमी के उत्थान के लिए, उसके लिए जन कल्याणकारी योजना बना करके उसको जो धारा बह रही है उस धारा में जोड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी की शुरू से एक आदत में शुमार रहा है और भारतीय जनता पार्टी उसी के लिए काम करना चाहती थी। पिछली बार जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो पहली बार देश के किसानों के लिए जो ट्रैक्टर खरीदने में या कृषि यंत्रों को खरीदने में स्टाम्प शुल्क लगता था, उसको समाप्त करने का काम किया था। किसानों की सुविधा के लिए सिंचाई क्षमता बढ़ाने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी ने गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई थी। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने उस काम को शुरू किया। बिल्कुल, सब बातें ठीक है, लेकिन आपने सबका विश्वास सिर्फ और सिर्फ क्या मुसलमानों के लिए नहीं लगाया? सबके विश्वास में, सबका साथ, सबका विकास में मुसलमानों को कहीं छोड़ा नहीं गया है, उसमें सभी शामिल हैं। प्रधानमंत्री आवास मिलता है तो कोई जाति धर्म देख करके नहीं मिलता, जो गरीब है सबको मिलेगा। जो 2011 के आधार सर्वे बना है, जो उस समय की गरीबी रेखा से नीचे की सूची बनी है, वो सूची तो सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकारें उस समय रही होंगी, उन्होंने बनाया है। उस सूची के आधार पर प्रधानमंत्री आवास हम दे रहे हैं, उस सूची के आधार पर शौचालय दे रहे हैं, उस सूची के आधार पर हम रसोई गैस दे रहे हैं, बिजली का कनेक्शन बीपीएल परिवारों को दे रहे हैं। और अगर हम देखना चाहें तो दो जगह का उदाहरण मैं दे सकता हूँ। यहाँ हमारे पास में तरहुआ है, चूँकि तरहुआ आने जाने का रास्ता मेरे घर से होकर के जाता है, और जब तरहुआ हम लोग जाते हैं, आज ही मैं 2-3 में जा कर के तरहुआ में एक बैठक भी की है। वहाँ जब हम जाते हैं, जिसको छिपटहरी मोहल्ला कहते हैं, जहाँ मुस्लिम आबादी रहती है, वहाँ सब कच्चे घर और खपड़ैल और टीन और टप्पर दिखाई पड़ता था, टाट और बोरा की फट्टी लगी दिखाई पड़ती थी। आज जब जाते हैं तो वहाँ पर चमचमाते पक्के मकान बने हैं, और जब पूछो तो पता चला कि प्रधानमंत्री आवास योजना, सबके प्रधानमंत्री आवास बने हैं। तो यहाँ कहीं किसी को छोड़ा नहीं है। सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात हमने तभी की है, और आज हम सबके प्रयास को की बात इसलिए कर रहे हैं कि हम उससे आगे जा कर के काम करना चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि मुस्लिम वर्ग ऐसा प्रयास करेगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा? आपने काम तो कर दिया संविधान के मुताबिक, आपने सूची गिना दी, अल्पसंख्यकों को फ़ायदा मिला तो मुसलमानों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला आपकी सरकार में, काम हुआ, लेकिन लगता है वो ऐसा कोई प्रयास करेंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है निश्चित तौर पर करेंगे, क्योंकि पिछली बार जब 3 तलाक का कानून जब हमारी सरकार लाई, केंद्र की सरकार लाई, और 3 तलाक के उसको समाप्त किया, उस कानून को समाप्त किया, जो एक तरह से महिलाओं पर अत्याचार था, मुस्लिम बहनों पर जो भारी अत्याचार था उस समय, और उसको समाप्त करने का काम किया। तो उस समय मुस्लिम माताएं बहनें निकल करके समाज के सामने आईं और उन्होंने कहा कि हम भाजपा को वोट करेंगे। उनके घर वालों की अपनी परवाह नहीं किया। आज निश्चित तौर पर इस विकास के जो काम हुए हैं, जिनको आवास, शौचालय, दोनों टाइम का भोजन मुफ्त में मिल रहा है, राशन मिल रहा महीने में 2-2 बार मुफ्त में, उन परिवारों की महिलाएं और जो कुछ ना कुछ प्रतिशत ऐसी आबादी के लोग हैं उनकी, कि जो ये कहते हैं कि नहीं हम मोदी को वोट देंगे, हम योगी को वोट देंगे, जो हमें सब दे रहा है, तो उनका वोट हमको मिलेगा। तो थोड़ा आपकी एक सांगठनिक यात्रा पर चर्चा हो जाएगी। एक बार आप जिला अध्यक्ष बनते बनते रह गए थे, शायद 2012 था।
कैसा लग रहा है अब आपको, जब आप अभी जिलाध्यक्ष बने, और उस वक्त क्या फील हुआ था? सही सही बताइएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में मैंने 2000 से काम करना, सन 2000 से प्रारंभ किया। काम उसके पहले भी करता था। राम जन्मभूमि आंदोलन में मैं नौकरी छोड़ करके मैं कताई मिल में नौकरी करता था। उस समय 1800 रुपया वेतन मिलता था, और मुझे लगता था उस समय जो एक शिक्षक वर्ग है उसको भी वेतन बहुत कम मिलता रहा होगा। और 84 में वह 1800 का वेतन छोड़ करके राम जन्मभूमि आंदोलन में हम लगे। राम जन्मभूमि आंदोलन में तो कुछ मिलने वाला नहीं था। राम जन्मभूमि के लिए हम सब ने काम किया और 2000 तक उस काम को किया। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के दौरान हम सब इसलिए काम करते थे कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बनाने की बात करती थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में भी हम लोग काम करते थे। इसके बाद 2000 में भारतीय जनता पार्टी का मैं नगर अध्यक्ष बना, फिर महामंत्री, फिर उपाध्यक्ष, फिर महामंत्री, उपाध्यक्ष। 2012 की जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर चुनाव हुआ, वोटिंग हुई। उस वोटिंग में मैं चुनाव हारा, जय विजय सिंह चुनाव जीते, लेकिन मुझे कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा कि ना कोई फीलिंग्स हुई। संगठन था, संगठन का निर्णय था, संगठन ने जिताया, संगठन के लोगों ने उनको जिताया, वो अध्यक्ष बने, मैं उनके साथ। थोड़ा दुख तो हुआ होगा ना कि नहीं बना? कोई दुख नहीं हुआ। मैं उपाध्यक्ष बना और उपाध्यक्ष बन के उसी प्रकार से काम करता रहा। इसके बाद अगला चुनाव आया, अगली बार भी अध्यक्ष के लिए मैंने दावेदारी की, फिर मैं नहीं अध्यक्ष बना, दूसरे अध्यक्ष बन गए, फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं उपाध्यक्ष के रूप में काम करता रहा, कभी महामंत्री के रूप में काम करता रहा। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया और उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाया। मैं इस बार अध्यक्ष बना, तो अध्यक्ष बन करके भी उसी तरह से, उसी मनोयोग से काम कर रहा हूँ, कार्यकर्ताओं के बीच उसी प्रकार से। आप कैसा लग रहा है? अब तो अच्छा लग रहा होगा सत्ता में, तो इसको ही कहते हैं ना कि भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। खुश तो हो रहे होंगे? बिल्कुल। जो मान सम्मान मिल रहा है निश्चित तौर पर उस समय भी मिलता, लेकिन इतना नहीं होता। उस समय सत्ता नहीं थी, तो हम तो ये मानते हैं कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, जो किया अच्छा किया। ये जब सब अच्छा हुआ है तो निश्चय तौर पर आज जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। आज जब हम सत्ता के समय अध्यक्ष बने, और मुझे लगता है कि जब उत्तर प्रदेश की मीडिया सेल से मेरे पास फ़ोन आया कि अध्यक्ष जी चित्रकूट जिलाध्यक्ष का इतना स्वागत हो रहा है, ऐसी क्या बात है, तो मुझे भी अपने आप में लगा यार कुछ अच्छा हुआ है क्या, कुछ ज़्यादा लोगों के अंदर मेरी मान्यता आई है क्या। और निश्चित तौर पर उस समय तो बहुत ही अच्छा लग रहा था जब बूथ तक का कार्यकर्ता आता था और एक माला पहनाता था, मिठाई लिए बेचारा चला था। मुझे अंदर से बड़ा कष्ट होता था, मुझे अंदर से बड़ी फीलिंग्स होती थी कि यार ये बूथ का कार्यकर्ता है, बताओ इतना पैसा खर्चा करके इतनी दूर से आ रहा है, कोई रुकमा से आ रहा है, कोई मुरका से आ रहा है, कोई तिरहार से, सरधुआ क्षेत्र से चला रहा है। तो मुझे लगा करता था मुझे वहाँ जाना चाहिए। मैंने जाने का क्रम बनाया भी, लेकिन जाते जाते भी 8-10 दिन लग गए और सभी कार्यकर्ता लगभग यहाँ मेरे आवास पर आए, तो अच्छा तो लगा। और निश्चित तौर पर अंदर से एक अनुभूति भी होती रही कि यार वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ऐसे समय अध्यक्ष बनाया, इसीलिए उस समय नहीं बनाया, इसीलिए उस समय मैं अध्यक्ष नहीं बना कि आज जो सुख की अनुभूति हो रही है, आज जो मुझे अंदर से हर्षोल्लास उत्पन्न हो रहा है, जो लोगों का प्रेम इस समय मिल रहा है, ये शायद उस समय नहीं मिलता। क्योंकि उस समय हमारे पास कार्यकर्ताओं की भी संख्या कम थी। उस समय हम बैठक में 50 की बैठक बुलाते थे तो 25-30 लोग मुश्किल से आते थे। आज 20 को बुलाते हैं तो 100 लोग आते हैं, तो ये अंतर तो है। अध्यक्ष जी, मैं यही जानना चाह रहा था कि जब आप नहीं बने और जब बने तो राम भगवान की कृपा, तो यही एक फासला जो होता है समय का, इस समय जो करता है, सत्ता के समय आप बने, तो जनता के बीच एक चर्चा और भी है, शायद आपको नहीं पता होगा। जनता आज चर्चा करती है कि एक समय आप सफारी पहना करते थे, अध्यक्ष बनने के बाद आप पैंट शर्ट में आ गए हैं। नहीं, मैं सफारी आज भी पहनता हूँ। अभी पैंट शर्ट और सफारी ये दोनों मेरा है। जब जाड़े का मौसम रहता है तो चूँकि जैकेट वगैरह पहनने के लिए मिल जाती है, तो जैकेट रहती है तो थोड़ा सा मोबाइल वगैरह रखने में सुविधा रहती है। सफारी में हमेशा मेरे 2 जेब रहते हैं, तो एक में मोबाइल रख लिया, एक में कागज़ रख लिया। अब आज भी है तो आज भी मैं जैसे है, मेरे पास अपनी आदत है शुरू से, मेरे पास अपने पास कुछ कागज़, कुछ डायरी, कुछ ये पेन, ये सब रखने की। तो ये शर्ट की जेब में, शर्ट में एक ही जेब होता है, तो जाड़े के मौसम में जैकेट है तो जेब में मेरे मोबाइल पड़े हैं, एक जेब में मेरा अपना ये कागज़ पड़ा है। और ये परमानेंट मैं रखने की मेरी शुरू से आदत है। मैं जब से भारतीय जनता पार्टी में काम किया, विश्व हिंदू परिषद में मैं काम करता रहा, तब से आदत है। तो सफारी तो आज भी है। अभी गर्मी का मौसम जैसे आ जाएगा फिर सफारी मेरी प्रारंभ हो जाएगी। वही सफारी मेरी जो थी वही आज भी मेरी हैं। सफारी और पैंट शर्ट यही मैं पहले भी पहनता था। पहले भी पुरानी फ़ोटो आप देखेंगे तो पैंट शर्ट में जाड़े के मौसम में मिलेंगी, गर्मी के मौसम में सफारी मिलेंगी। आज अभी गर्मी जहाँ प्रारंभ होगी तो फिर वही सफारी आ जाएगी। तो आज इत्तेफाक से हमारे ये पीछे राम एक मंदिर भी है, मैं कहूँगा कि दिखाइए आप इसको, क्योंकि
हमने चुना नहीं था, ये अपने आप आया है। और राम मंदिर उत्तर प्रदेश के चुनाव का बड़ा मुद्दा था। क्या लगता है कि जनता के बीच में मंदिर का वो प्रभाव है या मुद्दे का प्रभाव है? आज भी राम मंदिर मुद्दा है, आज भी है। राम मंदिर, भगवान राम की गरिमा के अनुरूप भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण एक तरह से तो हम उसी दिन को मान लेते हैं कि उस दिन ही हो गया जब वहाँ पर वो कलंकित ढांचा हटा। जिस दिन 92 में जब वो कलंकित ढांचा वहाँ से हटा और एक एक ईंट लेकर के कार सेवक उसको चले गए, वहाँ पर उसका कुछ भी मलबा शेष नहीं बचा, तो मंदिर का निर्माण उसी समय से प्रारंभ हो गया। अब ये तो शासन और सत्ता की बात रहती है कि वास्तव में उसका निर्माण कब हो। आज माकूल समय आया है, आज भारतीय जनता पार्टी की दोनों जगह सरकारें हैं, कोर्ट ने भी हमारा साथ दिया है और कोर्ट ने फैसला किया, वहाँ पर राम मंदिर का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। लेकिन कहानी वहीं तक, यात्रा वहीं तक नहीं थी, वह यात्रा भी आगे जाने वाली थी। हम लोगों ने, मुझे याद है कि उस समय एक नारा हम लगाते थे, 3 नहीं तो 30,000, नहीं बचेगी एक मजार, ये नारा था उस समय का हमारा। और निश्चय तौर पर तीन कौन? काशी विश्वनाथ, मथुरा, अयोध्या। तो अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, ये हम लोग कहते थे। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि काशी भी हमारा ठीक हो गया। वहाँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना करके जिस तरह से केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने, मोदी जी ने, योगी जी ने जो काम किया है, वो मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। और उस काम को जो आज किया गया है, अब वह काम मथुरा में भी बाकी है, वहाँ भी वह जब काम होगा तब राम मंदिर का निर्माण मानेंगे हम, तब राम मंदिर का निर्माण पूरा होगा। जब ये कम से कम 3 स्थान तो हमारे प्रमुख जो हैं ये ठीक हो जाएं, उनकी गरिमा के अनुरूप उनका निर्माण हो जाए, वहाँ पर वो व्यवस्था हो जाए। आज हम जाते हैं, काशी विश्वनाथ जाते थे तो काशी को लोग गलियों का शहर कहते थे। विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाओ तो भारी भीड़ जाती थी, लेकिन जा नहीं पाती थी, लंबी लाइन लगती थी, चारों तरफ से सक्रिय रास्ते थे। आज वहाँ पर पूरा सारा चौड़ा करके जो मंदिरों को घेर करके घरों में तब्दील कर दिया गया था, उनको सब हटा करके वहाँ फिर से वो मंदिर निकल आए हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, वो गंगा जी के सीधे दर्शन विश्वनाथ जी के मंदिर से होने लगे, गंगा जी से विश्वनाथ जी के दर्शन होने लगे और लोग आसानी से वहाँ आ जा सकते हैं। अब बगल में जिसको मस्जिद कहते थे, आज अब वो दिखाई नहीं पड़ रही है। ज्ञान वापी अब दिखाई नहीं पड़ रही। पहले ज्ञान वापी के कारण मंदिर नहीं दिखाई पड़ता था, आज उसका उल्टा हो गया है कि आज मंदिर के कारण वो ज्ञान वापी उसी जगह पर, उसको छेड़ा नहीं गया है, उसको उसी तरह से वो सुरक्षित है, संरक्षित है, लेकिन अब वो अनुलोम विलोम ये उल्टा हुआ है। ये आज ये सोच समाज के अंदर आया है। अब दूसरे दल के लोग भी आज ये कहने लगे हैं कि मैं भी राम भक्त हूँ, मैं भी कृष्ण का वंशज हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, कोर्ट के ऊपर जनेऊ डालने लगे। ये परिवर्तन आया है। ये परिवर्तन लाने का काम जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद ने किया है या कहें भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो ये परिवर्तन है। तो दूसरे दल के लोग आपके सामने एक ऐसी चुनौती दे करके बैठे हैं कि आप राम की बात करते हैं, वो परशुराम को अपना रहे हैं। देखिए, राम और परशुराम अलग कहाँ हैं? राम और परशुराम जाति के आधार पर अलग कहाँ अलग हैं? परशुराम को ब्राह्मण पूज रहे हैं, वो कह रहे हैं ब्राह्मण आपसे नाराज। परशुराम में भी राम समाहित है। वो कह रहे हैं कि आपका जो कोरबेटर है ब्राह्मण, वो वर्ग नाराज है। कहाँ नाराज है? किसको नाराज दिखता है? हमें तो नहीं दिखता। ब्राह्मण समाज जो समाज का दर्पण रहा है, जिसने समाज को रास्ता दिखाने का काम किया है, आज वो अभी फिर से रास्ता वही दिखा रहा है। आज भी बिना ब्राह्मण के, बिना पंडित के किसी का कोई शुभ काम होता है क्या? सबके यहाँ आता है ब्राह्मण, सब लोग ब्राह्मण के चरण स्पर्श करते हैं। वो ब्राह्मण सभी के यहाँ के आज पूजा पाठ अभी भी कराता है। चाहे वो आज नाम अगर हम ले लें तो चाहे समाजवादी पार्टी के, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव, वो भी पूजा पाठ कराते हैं तो ब्राह्मण से ही कराते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो उनको मानने वाली पहले से ही है। साधु संतों का सम्मान करना, ब्राह्मणों का सम्मान करना हमसे ज़्यादा किसने किया है? आज कोई ये नहीं कह सकता है। और जो पहले ये नारा लगाते थे तिलक तराजू हो चल तलवार इनको मारो जूताचार, आज वो तो सोशल इंजीनियरिंग करने लगे हैं। वो भी ब्राह्मणों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। तो ब्राह्मण इस तरह से बरगलाने वाला नहीं है। ब्राह्मण हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ था, साथ है, आगे भी साथ रहेगा। चूँकि आप चंद्रप्रकाश खरे हैं, कितना वोट है खरे समाज का करीबी विधानसभा और मऊ मानिकपुर विधानसभा में? हमारा पूरे ज़िले में मुश्किल से 2,500-3 हज़ार वोट होगा। समाज का कोई वोट नहीं है। और उस समाज और जाति के कारण थोड़ी मुझे कोई किसी ने अध्यक्ष बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं मेरे काम को, जो संगठन के प्रति निष्ठा रही होगी, लगन रही होगी, उसको देख के बनाया है, कार्यकर्ता के नाते बनाया है। जाति देख करके भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाती। या यूँ कह सकते हैं कि आपने राम की सेवा की, आंदोलन में आए, तो जब राम भगवान का मंदिर बना तभी आप जिलाध्यक्ष बने। अब ये तो देखिए, हम लोग ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, ये कह सकते हैं कि ईश्वर की जब प्रेरणा हुई होगी, उन्होंने प्रेरणा दी होगी,
हमारे संगठन के वरिष्ठ लोगों को, तब मैं बना। तो बिन प्रभु कृपा के कुछ होता नहीं है। प्रभु की कृपा हुई होगी तभी उस समय नहीं बन पाया, जब उस समय नहीं बना तो आज बना, तो निश्चित तौर पर कृपा ईश्वर की है। अच्छा, अब चुनौती पर बात कर लेते हैं। एक सीट पर अभी आपका प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी ने दोनों सीट पर एक साथ प्रत्याशी घोषित किया है, दोनों युवा हैं। क्या लगता है आपको, अनिल प्रधान से चुनौती मिलने वाली है, वीर सिंह से चुनौती मिलने वाली है? नहीं, मुझे लगता है कोई चुनौती नहीं है। इसलिए देखिए, अनिल प्रधान यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ वीर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे प्रत्याशी का जो अनुभव है, जो तजुर्बा है, जो उसकी सेवा है, जो उसकी निष्ठा है, उसकी ईमानदारी है, लोग उसको देखेंगे। लोगों ने उसको पसंद किया है और जिताया है, इस बार भी जिताएंगे। लेकिन जहाँ कहीं लोग नाराज़ हुए होंगे कार्यशैली से, उसको कैसे आप बराबर कर पाएंगे? एक प्रत्याशी कैसे मेंटेन? वो बिल्कुल सब उसको मेंटेन हो जाएगा। अभी प्रत्याशी उनके यहाँ जाएगा, मिलेगा, हम लोग जाएंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। नाराजगी होना स्वाभाविक है। सरकार की एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन इस सरकार की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ये पहली बार ऐसा है। हमेशा जो सरकार रहती है तमाम बुराइयां उसकी हो जाती हैं। लोगों को लगता है कि सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन आज ऐसा नहीं है। विपक्षी दल जो बातें कहते हैं वो अनर्गल प्रलाप करते हैं। आज तक में पहली बार ऐसी सरकार है उत्तर प्रदेश की कि कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। अभी तक जितनी सरकारें बनती थीं उनके ऊपर जाने कितने भ्रष्टाचार के आरोप आ जाते थे, और लगातार भ्रष्टाचार के आरोप ऐसे आते थे जो साबित हुए दिखाई पड़ते थे, आज नहीं है। अच्छा, आपकी सरकार की फेलियर का ही एक जो चर्चा होती है, वो नियम भी है लोकतंत्र का कि जो अफसरशाही होती है वो नेतागिरी को, सरकार को खा जाने की कोशिश करती है कि हमारे इशारे पर चलें, और सरकार की कोशिश होती है कि हम अफसरशाही पर दबाव बना करके काम करें जिससे जनता के काम हुए हों। लोगों का कहना था, आदमी की मान्यता है कि कहीं ना कहीं अफसरशाही हावी रही है। मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। निश्चय तौर पर अफसरशाही की जो बात आपने की वो सही है। अफसरशाही को जरूर लगा करता है, एक अहम है, क्योंकि ये जो अफसर है ना, ये जनता का मालिक अपने आप को मान बैठे हैं। ये जनता के नौकर हैं, ये जनता के सच्चाई में नौकर हैं, लेकिन ये मालिक मान करके बैठते हैं। जब कोई गरीब फटेहाल किसान या कोई बेरोजगार नौजवान या कोई अन्य परेशान व्यक्ति इनके सामने पहुंचता है तो इनको बड़ा अजीब सा लगता है। इनको लगता है कि ये खड़ा रहे, खड़े खड़े मुझसे बातें करे। उनको शर्म आनी चाहिए, उनको ये लगना चाहिए कि ये जो आया है इसी से मुझको वेतन मिलता है, वो उसका मालिक है। वो जो टैक्स देता है, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे अन्य कोई व्यक्ति हो, निश्चित तौर पर वो उसका भरण पोषण करने वाला है, उसको वेतन देने वाला व्यक्ति है, वो मालिक है उसका। उसको मालिक की तरह ट्रीट करना चाहिए कि भैया क्या परेशानी है आपको, उसको पूछना चाहिए। लेकिन वो उसकी बात को ठीक से सुनता भी नहीं है, समझता भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ये कराना चाहती है, दिखाना चाहती है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार हमारी बनी और इस काम को प्रारंभ किया तो निश्चित तौर पर समाज में अभी इसे जो इन पदों पर बैठे लोग थे, तमाम सारे ऐसे लोग थे जो ये चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो। वो जानबूझ करके फेल करना चाहते थे, तो लेकिन कर नहीं पाए। उसके लिए उन्होंने प्रयास किया, और जब सरकार के 5 साल पूरे होने को आए तो उनको लगा कि अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी नहीं, इसलिए और काम इस प्रकार से करने लगे कि सरकार की छीछा लेदर हो। इसके कई उदाहरण भी हैं, हमारे जनपद में भी हुए हैं, अन्य जनपदों में भी हैं, पूरे प्रदेश में हैं। तो निश्चित तौर उन अधिकारियों पर पूरी तरह से लगाम लगाने में भारतीय जनता पार्टी तब सक्षम होगी जब दोबारा सरकार बनेगी। इस बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो वो अधिकारियों के मन में फिर ये विश्वास कर जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब आगे भी आ सकती है। अब तो 5 साल रहेगी, अब वो ठीक से काम करेंगे, जनता को मालिक मानने का काम करेंगे, और इसके लिए कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ लोगों ने इस बात को समझा है। ऐसा नहीं है कि हमारी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में है तो आपकी जानकारी में है, आपकी जानकारी से मेरी जानकारी में है तो मेरी जानकारी से मेरे शीर्ष लोगों की जानकारी में है, और निश्चित तौर पर उस पर काम होगा। और ये जो एक बड़े स्तर का जो भ्रष्टाचार हमने समाप्त किया है, जो सीधे अब डायरेक्ट हम जो है डीबीटी के माध्यम से सीधे पैसा उनके खाते में जा रहा है, चाहे वो किसान हो चाहे मजदूर हो, तो उसका एक लाभ तो हुआ। प्रधानमंत्री आवास में पहले इंदिरा आवास 25,000 मिलता था। अब मुझे अच्छी तरह से याद है कि 25,000 रुपये में उस व्यक्ति को 12 से 15,000 रुपया मिलता था। 5,000 ब्लॉक में और 5,000 दलाल उसका खा जाता था। और एक लंबा एक तरह से मेरे पास अनुभव है, तजुर्बा है, क्योंकि 97 में उस समय। तो इसमें टेक्नोलॉजी का भी तो बहुत बड़ा साथ है। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी को हमने लगाया ना, और हम उस टेक्नोलॉजी को और नीचे तक ले जाना चाहते हैं। आज तमाम सा पहले आय जात प्रमाण पत्र बनवाना है, उसमें भी पैसा लगता था। आज तो सीधे आप अप्लाई करिए और वो बन जाता है।
लेकिन अभी जो थोड़ी बहुत ले लेते हैं अभी भी 50-100 रुपया। बिल्कुल आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मैं अभी इस बात को मानता हूं कि ले लेते हैं, उसी लेने को ही ख़त्म करना है। बिल्कुल। अच्छा अध्यक्ष जी, थोड़ी सी एक राजनीतिक चर्चा कर लेते हैं। हम गए थे सपा जिलाध्यक्ष के पास भी, बहुत दुख है उनको, युवा है, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करा देते हैं। देशद्रोह का मुकदमा किसने दर्ज कराया और क्यों दर्ज हुआ, मुझे लगता है आपको बेहतर पता है। आप ये बताइए कि भगवा क्या है? भगवा क्या है? आप हिंदू सनातन धर्म का प्रतीक है। भगवा सन्यासी का प्रतीक है, भगवा त्याग तपस्या का प्रतीक है। भगवा ध्वज किसका ध्वज रहा है? उस भगवे को जलाना, चिलिम लगा करके जिस प्रकार का कुकृत्य किया था, ये क्या शोभा देता है? ये करना चाहिए क्या? ये अगर कानूनी धारा बन रही थी तो ये किसने लगाया? हमने कोई मुकदमा कराया है क्या? हमने कहीं लिख करके दिया है क्या? हमने किसी को फ़ोन करके कहा है क्या? पुलिस ने वो उस मुकदमे को किया है, खुद संज्ञान लिया है। और जिस प्रकार से चौराहे पर एक मुख्यमंत्री का वो बना करके और उसमें चिलम लगा करके, भगवा पहना करके ये जो काम किया था, मुझे लगता है कि ये राष्ट्रद्रोह भी उसके लिए कम है। उनका कहना है कि हमारा तरीका था, पुतला दहन होता रहा है, वो पहनते हैं तो हमने कर दिया। आप पुतला दहन करते ना, योगी जी को कहीं चिलम लगाते किसी ने देखा है क्या? बिल्कुल। किसी ने देखा है कि कोई फोटो है उनके पास कि योगी जी चिलम लगा करके पीते हैं? ये कौन सा तरीका था कि चिलम लगा करके उनको ये इस तरह करना? ये कोई तरीका होता है क्या? आप पुतला बनाते योगी जी का, आप सरकार का पुतला जलाते, कोई दिक्कत नहीं थी क्या? जलाया नहीं लोगों ने? मोदी जी का पुतला जलाया है लोगों ने, योगी जी का पुतला जलाया है लोगों ने, राजनाथ सिंह जी का जलाया है और तमाम नेताओं का जलाया है, सरकार का पुतला जलाया है। कभी राष्ट्रद्रोह थोड़ी लगा है। राष्ट्रद्रोह लगा है वो धारा बनती रही होगी। पुलिस ने लगाया है, ये प्रश्न तो पुलिस प्रशासन से करना चाहिए कि क्यों राष्ट्रद्रोह लगा है, क्यों हमारे ऊपर बात आई है, ये पीड़ा की बात क्यों? ये पीड़ा की बात थी तो आपको उस समय सोचना चाहिए था ये जो कुकृत्य हम करने जा रहे हैं ये कैसा है, ये करना चाहिए क्या? अपने आत्मा से हृदय में हाथ रख करके पूछें, ये जो हमने किया है ये ठीक किया है क्या? बिल्कुल। अंतिम सवाल है, और चूँकि मतदाता का मंच है, एक मौका हम दे रहे हैं कि आप मतदाता से क्या कहना चाहेंगे और मतदाता किन मुद्दों के आधार पर आपको मतदान करे वापस? मैं सभी मतदाताओं से ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 साल में जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, वास्तव में केवल एक चीज़ की हम चर्चा कर लें और दूसरा विकास की चर्चा कर लें। हम ज़्यादा दूर और देश की चर्चा नहीं करना चाहते, हम केवल अपने ज़िले के विकास की चर्चा करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड में जो हमारा चित्रकूट क्षेत्र जो सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, उसके लिए जो काम किए हैं उसको हम केवल याद कर लें। चाहे हमारा भरतकूप के अंदर जो हम देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, छिवों के अंदर लगे 2-2 पावर प्लांट, खमीर की फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस कॉरिडोर जिसकी पहाड़ी से लेकर के करबी तक ये ज़मीन खरीद ली गई है, राजापुर में तुलसी तीर्थ का विकास, चित्रकूट जो जिनकी शरण में दुनिया के देश के लोग आते हैं परिक्रमा लगाने, उसके पूरे में छाया, रामघाट में फुट ओवर ब्रिज, रामघाट में हमारा वहाँ पर लेजर शो, रामायण दर्शन जो परिक्रमा मार्ग में बना है, यात्रियों की सुविधा के लिए बस स्टैंड रामघाट के पास जो सुविधा केंद्र बनाया गया है, मड़फा का विकास, भोलेनाथ मंदिर का, आपके वाल्मीकि आश्रम का विकास, तुलसी तीर्थ का विकास, हम केवल इनको ध्यान कर लें कि चित्रकूट के विकास के लिए क्या किया है। और पेयजल जो यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या थी, जो हर घर नल जल योजना जो जाने वाली है, जिसके पाइपलाइन जगह जगह बिछ रहे हैं, हमें याद है कि जब शायद सन 72-73 में जब बहुत सारे लोगों का जन्म भी नहीं हुआ रहा होगा, आप जैसे युवाओं का, तब पाइपलाइन कभी पड़ी थी। आज उससे भी कई गुना मात्रा में पाइपलाइन गांव-गांव में बिछ रही है। और मुझे लगता है 1 साल के अंदर अंदर हर घर में टोटी से नल से जल मिलने लगेगा। ये जो इतना बड़ा काम, जो सिंचाई के काम के लिए रसिन का बांध, माड़ों का बांध, ये जो बांध हमारे यहाँ बने पड़े थे, अधूरी क्षमता से चल रहे थे, नहरें नहीं खुदी थी, नाम के बांध थे, ये जो पूरी क्षमता से चले, जो सड़कों का जाल बिछा, हम केवल इतना ध्यान कर लें। और तो और जिस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी जी ने काम किया
और आज महिला या कोई लड़की चाहे जब रात बिरात दिन आए जाए, कोई छेड़ने वाला नहीं है, कोई गुंडा मवाली डकैत नहीं बचा है, कोई किसी को दबाने सताने वाला नहीं बचा है, कोई बड़े भूमाफिया नहीं बचे हैं, बुलडोजर चलाने वाले बचे हैं नहीं बचे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमको वोट दिलाने वाली हैं। मैं जनता से यही अपील करूंगा कि योगी जी के काम को, मोदी जी के काम को देख करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी ने अहरनिश जनता की सेवा के लिए जो काम किया है उसी के लिए हमको लोग वोट करेंगे। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी चित्रकूट के जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे, जिन्होंने जनता के समक्ष अपनी बात रखी। हमने चर्चा की इनके राजनीतिक सफ़र पर, सांगठनिक यात्रा पर। दिलचस्प सवाल जवाब हुए, बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया और जोश और खरोश के साथ बात हुई है। स्वागत है आप सभी का डिबेट का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ क्या स्वाद है चुनाव का कार्यक्रम में। सौरभ द्विवेदी के साथ लगातार आप बने रहिए।